वेलकम टू अब कैसी। धीरेन्द्र वर्मा के बारे में जानकारी लेकर आपके साथ आप सबका स्वागत है। धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 1897 में और मृत्यु 1973 में हुई। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी में ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक थे। 1921 में उन्होंने मैयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया। 1924 में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1934 में वे पेरिस गए। वहाँ उन्होंने जूल ब्लॉक के निर्देशक में डी.लिट की उपाधि हासिल की। धीरेन्द्र वर्मा का भाषा विज्ञान पर असाधारण अधिकार था। वे भाषा विज्ञान को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने 1933 में हिंदी भाषा का इतिहास नामक हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, 1933 में हिंदी भाषा का इतिहास, और वो हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास था। यह उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है जो 1933 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इसमें हिंदी के रचनात्मक उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय जैसा व्यवस्थित और संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय दिया गया जो अभूतपूर्व है। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी की एक प्रमुख बोली ब्रज भाषा के अप्रियतम विद्वान थे। 1937 में उनका ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। आज भी यह पुस्तक ब्रज भाषा व्याकरण के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 1954 में ब्रज भाषा नाम की एक दूसरी पुस्तक आई जो फ्रेंच भाषा में ब्रज पर किए गए शोध कार्य का हिंदी अनुवाद है। 1959 के आसपास उनकी व्याकरण संबंधी एक और पुस्तक आई जिसका नाम है ग्रामीण हिंदी। ये सभी ग्रंथ किसी न किसी रूप में हिंदी व्याकरण के लिए सहायक साबित हुए। धीरेन्द्र वर्मा फ्रेंच भाषा के भी अत्यंत गंभीर विद्वान थे। उनकी पुस्तक हिंदी भाषा और लिपि, हिंदी भाषा का इतिहास की भूमिका का स्वतंत्र रूप है। भारत के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री बाबूराम सक्सेना के साथ मिलकर उन्होंने नवीन हिंदी व्याकरण की रचना की थी। यह पुस्तक 1933 में हिंदी मंदिर इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। भाषा विज्ञान और व्याकरण के अतिरिक्त वर्मा जी की अन्य पुस्तकें भी हैं। अष्टछाप 1938 में, सूर सागर सार 1954 में उनकी आलोचनात्मक किताबें हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य कोश 1958 में, हिंदी साहित्य 1959 में संपादित किया। वे ग्रंथ काफ़ी लोकप्रिय हैं। धीरेन्द्र वर्मा मौलिक चिंतक भी रहे हैं। भाषा और साहित्य को उन्होंने हमेशा संस्कृति के व्यापक परिवार में ग्रहण किया है। आधुनिक युग में मध्य देश की अवधारणा को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय श्री धीरेन्द्र वर्मा को ही जाता है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी पर धीरेन्द्र वर्मा ने गंभीरता से विचार किया। हिंदी भाषा से संबंधित अशुद्धियों के प्रति धीरेन्द्र वर्मा अत्यंत जागरूक थे। हालांकि वे भाषा में लोकतंत्र के कायल रहे हैं। वे बहुमत के पक्षधर थे। उनकी धारणा थी कि व्याकरण तानाशाह होता है। वह अपने नियमों को जनता पर नहीं थोपते थे, पर बहुमत यदि किसी भाषा के शब्द और वाक्य के प्रयोग अन्य रूपों में करने लगे तो व्याकरण को लचीला होकर उससे अपना लेना चाहिए। धीरेन्द्र वर्मा ने पूर्वी हिंदी भाषा की दो मुख्य बोलियां गिनाई, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। उनकी धारणा थी कि अवधी और बघेली भाषा वैज्ञानिक स्तर पर एक ही बोली हैं। पश्चिमी हिंदी के संबंध में वे मनुस्मृति में वर्णित मध्य देश से जोड़ते हैं। उनका यह भी मानना है कि मेरठ और बिजनौर के निकट बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी के एक ही रूप खड़ी बोली से वर्तमान साहित्यिक हिंदी और उर्दू की उत्पत्ति हुई है।
बिहारी के संबंध में उन्होंने लिखा है कि यद्यपि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बिहार का संबंध संयुक्त प्रांत से ही रहा है, किंतु उत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ की भाषा बांग्ला की बहन है। इसलिए उनका सोचना है कि हिंदी भाषा बिहारी की चचेरी बहन है। वे अपभ्रंशों या प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के पारंपरिक संबंधों से असहमत थे। उनका मानना था कि यदि मगधी अपभ्रंश का केवल इतना तात्पर्य हो कि मगधी अपभ्रंश के रूपों में थोड़े से ऐसे प्रयोग में पाए जाते हों जो आजकल इन समस्त पूर्वी आर्य भाषाओं में भी मिलते हैं, तब तो ठीक है, किंतु यदि इसका यह तात्पर्य हो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा में केवल एक ही बोली थी जिसका साहित्यिक रूप मगधी अपभ्रंश है, तब यह बात संभव मालूम नहीं होती। एक बोली बोलने वाली जनता भी यदि इतने विस्तृत भूखंड में फैलकर अधिक दिन रहेगी तो उनकी बोलियों के अनेक रूपांतरण हो जाना स्वाभाविक है। धीरेन्द्र वर्मा की मौलिक स्थापना यह है कि मगधी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं मगध प्रदेश की बोली के आधार पर बनी हुई साहित्यिक भाषा रही होंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।